ऑकलैंड के मैदान पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय खबर ली। नतीजा ये कि सीरीज का जो पहला वनडे मुकाबला था वो मेजबान टीम जीतने में कामयाब रही और मेहमान टीम को यहां से मायूस लौटना पड़ा। नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले के बारे में, जहां पर टॉम लैथम और जिस तरह से केन विलियमसन के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई और इस साझेदारी के सामने ज्यादातर भारतीय गेंदबाज घुटने टेकते नजर आए। आखिर बड़ी वजह क्या रही, इस बड़ी साझेदारी को क्यों भारतीय गेंदबाज तोड़ने में नाकाम रहे, इस पर बातचीत करेंगे। और ये न्यूजीलैंड ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, यानी साल 2020 में हैमिल्टन के मैदान पर 300 प्लस चेस किए थे उन्होंने, और उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब न्यूजीलैंड की टीम 300 प्लस रन चेस करने में कामयाब रही। क्या रन थोड़े कम बने थे या भारतीय गेंदबाजी में पहनापन नहीं था? इन सभी मुद्दों पर बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज, एक और शतक और एक और ओडीआई मुकाबला हम हार गए। देखिए राजीव, स्कोर अगर आप सिर्फ 300 बनाएंगे तो फिर नतीजा यही होगा। और और ये इसके कल ही बारे में आपने हम लोग कहा था कई कि बार। 350 बनाना हाँ पड़ेगा मैं आपको। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अब जो न्यू नॉर्मल है, जो पार स्कोर एक दिवसीय मैचेस में वो 350 का जी। है। तो आप 350 बनाने के लिए तैयार रहिए। 350 चेस करने के लिए अब आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको टीम को जी। जिस प्रकार से बनानी होगी उस प्रकार से आपको मैसेज देना होगा। आज भारत के साथ समस्या ये हुई कि मिडिल ओवर्स में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव बहुत जल्दी आउट हो गए। उसके बाद आपके पास विकेट्स थे नहीं, आप ना तो एक्सेलरेट कर पाए। वो तो कम से कम अच्छा रहा कि श्रेयस अय्यर ने अंत तक बल्लेबाजी की, उन्होंने कुछ रन बनाए और फिर वॉशिंगटन सुंदर ने कंट्रीब्यूट किया, तभी आप 300 बना पाए। अर्ली स्ट्राइक मिलने के बाद भी चूंकि मिडिल ओवर्स में वो आसानी से बाउंड्री लगा सकते हैं, और वही हुआ आज के इस मैच में भी। टॉम लेथम, हम्म। केन विलियमसन, तीन साझेदारी, 200 से ऊपर की साझेदारी, वो भी बॉलिंग अटैक के सामने आसान होता नहीं है। और दबाव में उन्होंने आज ये कारनामा दिखाया। 45 रन 104 गेंदों पे लैथम ने जिस तरह की पारी खेली है, बहुत रोज देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही कैलकुलेटेड बैटिंग की उन्होंने। स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने स्वीप शॉट बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट किए। पेस बॉलर्स के अगेंस्ट जिस तरह के कट शॉट उन्होंने खेले, ऐसा लग रहा है मैदान के डायमेंशन को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे लैथम इस पूरी पारी के दौरान। 144 रन, और आपको लग रहा है शार्दुल ठाकुर का ओवर जहां पे 25 रन गए, मैच वहां से पूरी तरह टर्न हो गया न्यूजीलैंड के पक्ष में। देखिए, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ये टॉम लेथम, जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की, एक या दो ओवर आपको आपके बड़े ओवर जाएंगे ही, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो या हम्म। फिर कोई और बॉलर क्यों ना हो। देखिए, परेशानी ये है कि मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स लेने होंगे। कई टीम ये गलती ये कर देती है कि मिडिल ओवर्स में वो डिफेंड करने का प्रयास करती हैं, जो कि गलत स्ट्रैटेजी हम्म। है। वहां पर आपको हमेशा हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, अटैकिंग गेंदबाजी करनी होगी और विकेट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर विकेट्स हैं हाथ में तो वो जो 30 ओवर का जो वक्फा होता है राजीव, बहुत बड़ा होता है। वहां पर 5 जी। फील्डर अंदर होते हैं, आपके पास काफी समय है, काफी जगह है वो बाउंड्री लगाने के लिए। वही टॉम लेथम ने किया। आप आसानी से बॉल को मनूवर कर सकते हैं, फील्ड के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, जहां पर वेकेंट एरिया है वहां पर आप शॉट्स लगा सकते हैं। और दोनों केन विलियमसन और टॉम लेथम ने आज यही किया। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार सर, कल सभा भाई ने कहा था कि अब आपको 350 या 360 जो पर स्कोर है वनडे क्रिकेट का, वो आपको करना पड़ेगा। अब 306 हमने बनाया। न्यूजीलैंड ने 3 ओवर पहले लगभग रन चेस कर दिया। लैथम ने जिस तरह से 145 रन की पारी, 94 नॉट आउट, केन विलियमसन, दो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन न्यूजीलैंड के, दोनों ने कर दिखाया। कैसे आप देखते हैं इतनी बड़ी साझेदारी के लिए? राजीव, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलिंग भी भारत की एक्सपोज हुई है इसमें। और बहुत जी। अच्छा आइडिया था उन्हें अपनी विकेट का, अपने ग्राउंड की डायमेंशंस का। और 300 मतलब इतना कम स्कोर नहीं था, लेकिन क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बहुत अच्छा आइडिया है, तो कहीं ना कहीं पार जी। स्कोर तो बढ़ता जा रहा है। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ उनसे। लेकिन जिस तरह भारत में इस तरह का स्कोर अक्सर देखा जाता है कि 325 या 330 रन बनते हैं, न्यूजीलैंड में भी उसी तरह का स्कोर देखा जाता है क्योंकि वहाँ ग्राउंड छोटे हैं। तो जी। अब जरूरत है कि आप एटलीस्ट पार स्कोर पर तो चलें, कम से कम 350 का टारगेट लेकर आपको चलना ही होगा हर मैच में। जब तो बिल्कुल। और अगर रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, 306 कोई छोटा स्कोर नहीं है, बट बॉलिंग पूरी तरह एक्सपोज हो गई। हमारे जो 5 बॉलर खेल रहे थे, 5 में से 4 गेंदबाजों ने 6 से ऊपर का औसत से रन दिए हैं।
जो अपने आप में सारी कहानी कह रहा है, यानी कि बॉलर्स के लिए ऑफ डे था पूरी तरह से आज। जी हाँ रजीव, पर मुझे समझ नहीं आता ये ऑफ डे होता क्या है। ऑफ डे होता है कि आपकी बॉलिंग हल्की हुई है, लेकिन ऑफ डेज कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, अब तो वर्ल्ड कप का दौर खत्म हो गया है, वी शुड बी विनिंग, वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं है, यंग टीम हम्म। है, और अगर आप इतने रन्स बना के हारते हैं, सो दैट्स अ वेरी सम साइन। आप लेथम की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह बॉलिंग हुई है, मुझे लगता है वहां पे प्लानिंग की कमी थी। वी शुड हैव बोल्ड बेटर, फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग होनी चाहिए थी, और क्रुशियल जंक्शंस पे हमने बहुत लैप्सेस किए हैं राजीव। काफी लूज बॉल्स हुई हैं, अगर आप आज की रिप्लेज उठा के देखेंगे, सो दैट इज वेयर मुझे जी। लगता है यहाँ पे टीम मैनेजमेंट बहुत नाराज होगी अपने बॉलर से, क्योंकि रन्स आपके पास थे। अगर आप 15-20 रन और भी कर देते तो वो भी चेज हो सकते थे। तो जी हाँ, जी। एक बड़ी हार है जहां पे भारतीय टीम सोच रही होगी कि मौका था रन्स बना के ये मैच जीतने का, बिकॉज यू हैड रन्स ऑन द बोर्ड, बट इट वाज नॉट टू बी। इट वाज अ बैड डे फॉर टीम इंडिया। समा भाई, बॉलिंग के बारे में कैसे आप देखते हैं? चलिए, न्यूजीलैंड ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, बट आपको लग रहा है बहुत अनप्लान्ड बॉलिंग थी? आपको समझ नहीं आ रहा था आप किधर गेंदबाजी करें? शिखर धवन को भी शायद उतना समझ नहीं आ रहा था कि बॉलिंग चेंजेस जो हम देख पा रहे थे, क्योंकि 300 रन इतना छोटा स्कोर भी नहीं है कि आप 3 ओवर पहले मैच हार जाए। देखिए राजीव, इस पर हम लोग दो तरह से चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो मैं मानता हूं कि जी। गेंदबाजी और सटीक होनी चाहिए थी, और ज्यादा अनुशासन के साथ आपको गेंदबाजी करनी चाहिए थी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मिडिल ओवर्स में प्रयास ये होना चाहिए कि आप विकेट लें, ना कि डिफेंड करें, क्योंकि मिडिल ओवर्स में अगर आप हम्म। डिफेंड करने जाएंगे तो हमेशा आप करेंगे, तो वहां पर आपको ऐसे बॉलर के पास जो जो अटैक करें और जो विकेट लेने का प्रयास करें, आज वो मैच में देखने को मिला नहीं। और दूसरी दूसरी चर्चा ये है कि फिर से हम लोग हम गलत दिशा में देख रहे हैं राजीव। हाँ, एक एग्जैक्टली, मैं मैं उस पे मैं जा रहा था मैं जी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, और इसी चेंज को हम लोग एक्सेप्ट करना होगा। सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपको 350 रन बनाने होंगे, इतने रन आपको देने होंगे अपने गेंदबाजों को। और उसके साथ साथ आपके पास ज्यादा विकल्प थे नहीं, आपके पास कोई शानदार सिक्स बॉलिंग ऑप्शन है नहीं, था नहीं इस मैच के लिए, तो आपके पास परेशानी जी। और ज्यादा बढ़ गई। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतरना होगा। दूसरा काम आपको ये करना होगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप ये मान लें, वनडे क्रिकेट में, कि आपको 350 हमेशा प्रयास करना होगा लगाने के लिए, तभी आप बॉलर्स को उस प्रकार के कुशन देते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप हम्म। देख लीजिए राजीव, इस समय भारत में क्या हो रहा है, विजय हजारे हो रहा है, वहां पर आसानी से टीम 350, 350 चेस कर रही है, क्योंकि उनको पता है जी। कि यही यही डिमांड है आजकल। और आप रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी इस प्रकार के विकेट में जो हमें आज ऑकलैंड में देखने को मिला, या जहां पर ग्राउंड डायमेंशन कम है। फिर दो पॉजिटिव भी रहे, जिस तरह से उमरान मलिक ने अपना पहला स्पेल डाला, पहला ओवर जिस तरह से 149 की स्पीड उन्होंने निकाली, 2 विकेट भी उन्होंने इनिशियल निकाले, और लगभग 8 ओवर तक उन्होंने लगभग 40 रन दिए थे, जो एक अच्छा बॉलिंग स्पेल था। आखिर के 2 ओवर में उनकी भी पिटाई हो गई बहरहाल। क्या ये एक अच्छा स्टार्ट आप मानते हैं राजकुमार सर, उमरान मलिक के लिए? देखिए, बहुत बेहतरीन स्टार्ट है, और जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे थे, हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जी। और देखकर मजा आया कि एक इंडिया का फास्ट बॉलर बैकफुट पर रख रहा है और अच्छी पेस से गेंदबाजी कर रहा है। और मैं यहाँ पर सभा से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि आप हर समय नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अपने बल्लेबाजों से कि आप 350 रन ही बनाए तभी हम मैच जीतेंगे। बॉलर्स क्या हम्म। कर रहे हैं फिर? अगर आप 306 रन नहीं डिफेंड कर सकते 50 ओवर में, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसी बॉलिंग लाइनअप चाहिए जो उस 300 रन को आप डिफेंड कर सके। हर टाइम हर बार बल्लेबाज 350 रन नहीं बना के देंगे आपको। आपको विकेट टेकिंग गेंदबाज चाहिए। आपने शुरू के 3 बल्लेबाज आउट कर लिए थे, मिडिल ओवर्स में आपको विकेट नहीं मिला, वहां पर हम मैच हारे हैं। अब 300 रन बहुत कम स्कोर नहीं होता राजीव, कि हम्म। और एवरी टाइम यू डोंट एक्सपेक्ट कि न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट आप अगर टॉस हार जाते हैं और वहां पर जिस तरह का रबर बाउंस होता है, जिस तरह की डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि 300 रन एक अच्छा स्कोर था जो भारतीय जी। गेंदबाजों को डिफेंड करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी हमारी गेंदबाजी में हुई है। क्या रितेंद्र, आप भी मानते हैं गेंदबाजी में कमी हुई है? बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर दिया था, आपको डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन बहुत ही जो हमारे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, खासतौर से शार्दुल ठाकुर हो या अर्शदीप सिंह, जो अभी चलिए इंटरनेशनल करियर शुरू हो रहा है, इन एक्सपीरियंस में मात खा गए हम। जहाँ पे अर्शदीप है, उमरान मलिक थे, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा स्पेल डाला, 10 ओवर में 42 रन दिए, फिर चहल को 64 पड़ गए। कैसे आप देखते हैं इन सब चीजों को? सभा भाई, आप दे दें जवाब जरा।
सवाई सवाल आपसे। सभा भाई आवाज आ रही है आपको? राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ सबके 60 से ऊपर रन है सिवाय वॉशिंगटन सुंदर के जिन्होंने 10 में 42 दिए हैं। मैं राजीव यहाँ पर यही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह की गेंदबाजी भारत ने शुरू की और शुरू के 3 खिलाड़ी आउट कर लिए आपने, उसके बाद अगर हम्म। आप इनमें से एक भी प्लेयर को आउट करते तो कहीं ना कहीं प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर होता और 300 रन चेज करना बहुत आसान नहीं था यहाँ पर। जी। और यहाँ पर इनएक्सपीरियंस नजर आया भारतीय गेंदबाजों का। और ये इनएक्सपीरियंस क्योंकि आप देखें कि कोई भी बहुत ऐसा सीजन बात कर लो। गेंदबाज नहीं था इसमें जो कि वहां पर विकेट लेता या जो मतलब बेटर और परफॉर्म कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली जी। चहल को मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिले, वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा। और वहां पर उनका रोल था कि वो भारत को विकेट लेकर देते, भले ही थोड़े से एक्सपेंसिव होते क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा था, लेकिन जी उनको बहुत अच्छे से टैकल किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने। तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम। और कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी एक्सपोज हुई। बिल्कुल। और सभा भाई अक्सर हम चर्चा करते हैं जब बड़े स्कोर चेज होते हैं कि बैटिंग अच्छी के साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जिस तरह से लैथम ने स्वीप का इम्प्लीमेंट किया, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने रिवर्स स्वीप और स्वीप खेले हैं, खासतौर से यजवेंद्र चहल के खिलाफ। कैसे आप देख रहे हैं, हम क्यों नहीं तैयार हो पाते हैं? हमें पता है उनका स्ट्रांग एरिया है, लैथम आज तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, पिछले 7-8 साल से खेल रहे हैं, उनकी स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन हम फिर भी उनको रोक नहीं पाते हैं। क्या रीजन आप देखते हैं जब कोई इस तरह के स्वीप शॉट खेलने वाला बैट्समैन आता है, पूरी हमारे स्पिनर खासतौर से एक्सपोज हो जाते हैं पूरी तरह? सही कह रहे हैं राजीव, वो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दिनों से ये हम जी। लोग इनकाउंटर करते आ रहे हैं कि ऐसा प्लेयर जो स्वीप शॉट खेल सकता हो, जो रिवर्स स्वीप खेलता है, उसने हमेशा हमें तंग किया है। और मैं भी काफी ज्यादा परेशान रहता हूँ कि इसकी तैयारी हम लोग क्यों नहीं करते हैं। क्या हम्म। कर सकते हैं, क्या हम स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या उस तरह से हम फील्ड सजा सकते हैं जहां पर हम इस तरह के बल्लेबाजों को ट्रैप करें। देखिए, सबसे अच्छा जो जो सबसे अच्छी टेक्निक ये होती है स्पिनर्स के विरुद्ध के, अगर आप स्वीप शॉट भी खेल रहे हैं और अगर आप स्टेप आउट भी खेल सकते हैं, स्टेप आउट करके भी शॉट्स लगा सकते हैं, तो फिर गेंदबाज के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। और हम्म। यही हमें देखने को मिल रहा है, पर निश्चित रूप से इसका हमें विकल्प ढूंढना होगा। नहीं तो इस तरह के बल्लेबाज आएंगे और हमें परेशान करके चले जाएंगे। मैं वापस अपनी बात पर आना चाहता हूँ राजीव, मैं मान रहा हूँ जो जी। जी। राजकुमार और सोडी ने, मैंने सुना नहीं सोडी ने क्या कहा है। देखिए, आ- आजकल, अब कुछ जमाने पहले हम लोग बात करते थे 250 की, 275 की, 300 की। मेरा ये कहना है कि अब जो पार स्कोर है वो 340 350 का हो गया है। इससे एडवांटेज क्या होता है कि बीच में अगर आपने विकेट ले भी लिए हैं, अगर दूसरी टीम की साझेदारी भी हो रही है, तब भी आपके पास विकल्प है कि एक साझेदारी टूटेगी तो हम दबाव हम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दबाव विकल्प हम्म। के ऊपर। पर अगर आप 300, मेरे हिसाब से अभी भी अंडर स्कोर है। ये कम से कम हमें 30-40 रन और बनाने चाहिए थे अपने बॉलर्स को कुछ ना कुछ कुशन देने के लिए। उसके ऊपर से अगर सिर्फ 5 हम्म। बॉलर के साथ मैदान में उतर रहे हैं राजीव, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? मुझे तो बात समझ में आती नहीं है। हम बल्लेबाजों से अपनी टीम को भर लेते हैं, फिर हमारी गेंदबाजी में कमी नजर आ जाती है। तो मुझे है कि बहुत जल्दी भारत को ये सीखना होगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में किस तरह की डिमांड्स और किस तरह से अपने प्लेयर्स को, कौन कौन से प्लेयर्स को हमें चुनना होगा जो आगे चल के हमारे लिए अच्छा करें। क्या सिक्स बॉलिंग ऑप्शन खिलाना इतना कंपलसरी अब है? पहले टी20 में बहुत ज्यादा चर्चा हुई राजकुमार सर। अब ये एक वैलिड पॉइंट सभा माइन उठाया कि हमारे पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए। यानी टीम चुनने में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, और वो मिस्टेक्स अक्सर अब क्रूशियल होती जा रही हैं। पहले हम बायलेटरल आईसीसी टूर्नामेंट में मिस्टेक भारी पड़ रही थी, अब सीरीज के पहले मैच में अगर आप सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ गए हैं तो फिर आपके पास चारा नहीं है कोई कि आप कराएं। और सेमी डे अगर भी खराब हुआ, पूरा बॉलिंग स्पेल की बात ना करें, अगर 3-4 ओवर भी खराब चले गए तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता गेंदबाजी कराने का कोई। बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ यहाँ पर सभा से कि आपके पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जी। जो बल्लेबाज हैं, आप पहले अगर आप देखते राजीव, हमारे सारे बल्लेबाज गेंदबाजी करते थे, भले वो विराट कोहली थे, युवराज सिंह थे, रोहित शर्मा खुद गेंदबाजी करते थे। तो इस तरह हमारे हाँ। पास बॉलिंग, छठा बॉलिंग ऑप्शन इजीली आ जाता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारा जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उनमें से कोई भी गेंदबाजी नहीं करता है। तो यहाँ पर जरूरत है टीम मैनेजमेंट को या कोच को कहने की कि आप थोड़ा सा बॉलिंग कीजिए, और हो सकता है आपको करानी पड़ जाए मैच में, तो आप उसके लिए हम्म। तैयार रहें। लेकिन अब ये लोग बिल्कुल इतने कंफर्ट जोन में हैं ऊपर सब लोग की, वो सिर्फ अपनी बैटिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं और बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं।
बॉलिंग से। और साथ साथ जहां तक कभी राजीव बात हो रही थी, रिवर्स स्वीप वाले जो बैट्समैन आते हैं हमें बहुत तंग करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे गेंदबाजों को आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि हमारे बल्लेबाज रिवर्स स्वीप नहीं खेलते। अगर आप देखें, जी। उन्हें प्रैक्टिस ही नहीं है, आप वो उन्हें आइडिया ही नहीं है नेट में कि वो किस तरह काउंटर करेंगे, क्योंकि हमारे बल्लेबाज खेलते ही नहीं है रिवर्स स्वीप और ये सब शॉट। तो इसका अदर वे ये है कि जो हमारे बल्लेबाज भी अगर नेट्स में ट्राई करने लगे ये सब शॉट, तो हमारे गेंदबाजों को भी आइडिया होगा कि उन्हें किस किस तरह काउंटर करना है। अभी बल्लेबाज हम्म। हमारे खेलते नहीं है, तो हमारे गेंदबाजों को उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं होती, एंड सडनली मैच में जब ऐसा होता है तो उनके पास को काउंटर करने का कोई हथियार नहीं होता। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव देखने जाएं यहाँ पे, सभा भाई, तो वॉशिंगटन सुंदर का बैटिंग में कंट्रीब्यूशन, गेंदबाजी में 10 ओवर में सिर्फ 42 रन देना एक हाई स्कोरिंग मैच में, क्या सबसे बड़ी हाईलाइट आप पहले मैच में भारत की अगर पॉजिटिव बातों में जाए तो क्या सबसे बड़ा पॉजिटिव वॉशिंगटन सुंदर का ऑलराउंड खेल रहा हाँ राजीव, क्योंकि इस समय आपको इस तरह के प्लेयर की जरूरत है जो मल्टी डायमेंशनल हो। है? राजकुमार ने बात की सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के लिए, और अगर आपके पास फाइव रेगुलर बॉलर्स में एक ऐसा बॉलर है जो इस प्रकार से रन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात होती है टीम के लिए, जो कि आज वॉशिंगटन सुंदर ने किया। मुझे अच्छा लगा जिस प्रकार से उमरान मलिक ने गेंदबाजी की। थोड़ा और उनको जी। मौका मिलना चाहिए, उनको और सपोर्ट करना चाहिए। शुभमन गिल, शिखर धवन ने अच्छी शुरुआत दी, पर एक बार बेस बनने के बाद और ज्यादा बड़ा स्कोर हमें करना चाहिए था, जो हम कर नहीं पाए। तो हम्म। पॉजिटिव तो जरूर देखने को मिल रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ जो जो एरिया ऑफ कंसर्न है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और राजकुमार ने जी। सही कहा कि हमारे पास टॉप एक 1 to 6 में कोई गेंदबाज नहीं है। तो फिर अगर ऐसी बात थी तो आपने दीपक हुडा को क्यों नहीं खिलाया? ये वो आपके पास हाँ। विकल्प थे। आपने क्यों नंबर 6 पर एक और बल्लेबाज को खिला दिया? तो आपको, मुझे लगता है, थोड़ा बहुत बोल्ड डिसीजन लेना होगा। इसलिए मैंने कहा था, कल भी जो हम लोग बात कर रहे थे, कई बार चयनकर्ताओं ने जो 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 15 चुना है उसमें बहुत सारे विकल्प हैं, आपके पास इतने सारे हम्म। बल्लेबाज हैं। अरे आपके पास ऑलराउंडर्स कहाँ हैं? आपके पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन कहाँ है? हार्दिक पांड्या टीम के साथ नहीं है, तो उनकी उनको रिप्लेस करने वाला कौन है? तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत और सोच विचार के साथ टीम बननी चाहिए थी। और अंत में आप 11 जो बना रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक सोच के बनानी चाहिए, जो कि देखने जी। को मिला नहीं है। जी रितंदर, कुछ कहेंगे आप इस पर, जो तमाम बातें हो रही है अभी इस हार पर, और जो एनालिसिस हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? सिक्स बॉलिंग ऑप्शन ना होना, आखिर के ओवर्स में रन ना बनना, कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल जब हार का एनालिसिस होता है? तो सारी चीजें बाहर आती हैं, और फिर आप उन्हीं एनालिसिस के जरिए दूसरे मैच की तैयारी करते हैं। देखिए राजीव, अभी साबा ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है, क्योंकि अब समय है कुछ बोल्ड डिसीजंस का। क्योंकि जो गलतियां पहले हुई हैं हम उनको ना दोहराएं, वो बेहतर होगा। तो उसमें अगर आप किसी लड़के में आप ज्यादा सोच रहे हैं, उसको रोप दे रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है, यू गॉट टू रेस्ट हिम, यू गॉट टू ब्रिंग इन द न्यू प्लेयर्स। हार्दिक हम्म। पांड्या जैसे अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह कौन है? दीपक हुडा को क्यों नहीं खिलाया गया है सिक्स बॉलिंग ऑप्शन? तो देखिए राजीव, यहाँ पे तमाम बातें हम कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे फिर तैयारी वही है कि हम वर्ल्ड कप कब जीतेंगे, आईसीसी इवेंट कब जीतेंगे। तो अब 50 ओवर वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर अब हम अब भी नहीं सीखेंगे, तो दिक्कत वर्ल्ड कप जब पास आ जाएगा फिर होगी। फिर आपके पास विकल्प नहीं होंगे, फिर आपको बैक टू अदर प्लेयर्स जाना पड़ेगा। अगर हम अश्विन की बात करें, डीके की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, तो ये समय है आपको जो यंग प्लेयर्स हैं उनको ढूंढने का, उनको बेशुमार मौके देने का। अगर उसमें उमरान मलिक आपके एक लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं, चैंपियन बॉलर बन सकते हैं, तो व्हाई नॉट मेक हिम प्ले। अगर वहां पे आपके पास श्रेयस अय्यर की हम बात करें और यंगस्टर्स की, दीपक हुडा को अगर आप बेशुमार मौके देते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है उन प्लेयर्स को मौका देने का जिनको अभी लॉन्ग रोप नहीं दी गई है। तो हम जी। आशा करते हैं आज की गलती से भारतीय टीम सीखेगी, बिकॉज आज की जो हार है राजीव, दुखद है। जब रन्स बन गए थे ऐसा लग रहा था ये जीत हमारी होगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। और मोर ओवर बहुत कन्विंसिंगली यहाँ पे चेज हो गए हैं ये रन्स। तो वहां पे जो हमारी बॉलिंग के लूपहोल्स हैं वो सामने आए हैं। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर हम बैटिंग प्रोस्पेक्टिव से देखें, कैसे आप देखते हैं 124 रनों की साझेदारी जो की शिखर और शुभमन गिल ने, उसके बाद विकेट्स गिरे, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। फिर 94 रन बनाए संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की साझेदारी ने। कैसे आप देख रहे हैं? पार्टनरशिप हो रही थी, बट वो डोमिनेटिंग पार्टनरशिप नहीं थी। क्या ये एक बड़ी वजह आप देख रहे हैं? पार्टनरशिप होना अलग बात है, लेकिन वो डोमिनेट करते जैसे कि लाथम और विलियमसन ने डोमिनेट किया, मैच एकदम एक तरफा कर दिया उन्होंने। देखिए राजीव, लथम और विलियमसन एक सीजन प्लेयर हैं, उनकी हम्म। जगह सिक्योर है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर संजू सैमसन की, और उनके साथ पार्टनरशिप हुई श्रेयस अय्यर।
श्रेयस अय्यर की। दोनों ही अपनी जगह सीमेंट करना चाहते हैं टीम में। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह की बेबाक बल्लेबाजी होनी चाहिए, जिस तरह की डोमिनेटिंग बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, वो नहीं वो देखने को मिली, क्योंकि उन्हें अभी अपना प्लेस सिक्योर नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम खेलेंगे, मतलब इंडियन टीम में हमारी जगह सिक्योर है या नहीं। तो वो एक कॉन्फिडेंस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है प्लेयर्स को कि यस आप ये 20 का पूल है, आप ही लोग हैं, हम हमारे जो फ्यूचर हमारे है, और आप लोग ही खेलेंगे। तब आप इन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखिएगा। क्योंकि अभी सबसे पहली चीज है प्लेयर के लिए कि क्या मैं अपनी टीम में जगह बनाऊं। और जगह बनाने जी। से पहले जब आप जगह बनाने जाते हैं तो आप मैच जिताने नहीं जाते। तब आप तो कहीं ना हम्म। कहीं थोड़ा सा सेल्फिश होकर खेलते हैं कि पहले मैं अपनी जगह टीम में पक्की करूं, वरना तो मतलब मैं बाहर हो जाऊंगा अगर मैं जल्दी आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को देना होगा इन प्लेयर्स को कि आप लोग ही हमारा फ्यूचर हैं, और हम आपको वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं। तो तब जाकर ये टीमें फिर 350 रन बनाने लगेंगी, जो सब अभी चाह रहे हैं। समा भाई आप ही मानते हैं जो राजकुमार सर कह रहे हैं कि थोड़ा इनसिक्योर सा माहौल है टीम में, शायद इसलिए खुल के बहुत ज्यादा बैटिंग देखने को नहीं मिल रही? तो वही तो चेंज लाना है राजीव, नहीं तो फिर क्या जी। फायदा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो राजकुमार ने बात कही है वो भी सही है कि आपको सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना होगा, पर वो बनाएगा कौन? हम्म। वो चयनकर्ता बनाएंगे और टीम मैनेजमेंट बनाएंगे। पर अंत में चयनकर्ता भी क्या क्या देखना चाहते हैं? वो भी चाहते हैं बोल्ड अप्रोच बल्लेबाजों से। अब हम लोगों ने बार बार बात की, मिडिल ओवर्स में आपको बाउंड्रीज लगाने होंगे। आप 5 रन 6 रन बना रहे हैं वो मिडिल के 30 ओवर में, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको हम्म। कम से कम एवरी ऑल्टरनेट ओवर में यू हैव टू लुक फॉर अ बाउंड्री। नहीं तो फिर आप अंतिम के 10 ओवर में उतना ज्यादा रन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतिम ओवर में फिर फील्ड खुल जाती है, फिर आपके पास अंदर 30 यार्ड के अंदर सिर्फ चार चार पिक प्लेयर्स रहते हैं। पर हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी प्रकार के बोल्ड अप्रोच से कोई अगर बल्लेबाज आता है, रन बनाता है, तो वो ज्यादा इंप्रेसिव रहता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है चयनकर्ताओं के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए। उसको आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे। भले ही अब सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, उनकी भी जगह सिक्योर नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे यंगस्टर्स जो है, जिनको मौका मिल रहा है, कुछ उसी प्रकार की पारी खेले, कुछ उसी प्रकार का जी। फॉर्म दिखाएं। और उसी में भारत को लाभ होगा और क्रिकेटर्स को भी लाभ होगा। जी रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं सभा भाई जिस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं, और राजकुमार सर ने जो सवाल उठाया कि आप थोड़ा सा सिक्योरिटी दें आप बल्लेबाजों को, तो ये बल्लेबाज खुल के खेलेंगे और जो 15-20 रन एक्स्ट्रा चाहिए वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। सिक्योर एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। प्लेयर को लगना चाहिए कि मैं उस एनवायरनमेंट में हूं जहां पे अगर मैं अपनी गेम खेलूंगा, रन्स बनाऊंगा, चांस लूंगा, तो जो मेरी प्लेस है वो सिक्योर है। क्योंकि अगर आप पे तलवार लटकती रहेगी तो मुश्किल होता है, आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। बट अगेन ये रोप कितना लंबा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप सारा साल भी किसी प्लेयर को नहीं खिला सकते हैं, लेकिन आप खिलाइए, उस पर कॉन्फिडेंस दिखाइए, उसको लगे कि उसको पूरा मौका मिला है। अगर अच्छा करता है हम्म। कंटिन्यू विद हिम, अगर अच्छा नहीं करता है तो आप नए लड़के को लेके आइए। आई थिंक दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। तो हम सब आशा करते हैं, भारतीय टीम ने जो गलतियां की हैं वर्ल्ड कप में, तो अब समय है उसको सुधारने का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर हम 50 ओवर वर्ल्ड कप जो भी दूर है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए, और मुकम्मल तैयारी तब होगी अगर हम जीत हासिल करेंगे। सो यहाँ राजकुमार सर कुछ सवाल भी आ रहे, कह रहे हैं और बनाओ 3-3 टीम, ऐसे ही होगा। वो नहीं भी खैर, वो ये भी तो वो अच्छी भी बात। वो भी नहीं नहीं राजकुमार, वो बिल्कुल भी सही है कि अब बहुत नहीं, जरूरी है कि बिल्कुल ठीक बोर्ड्स बात है। बोर्ड्स बोर्ड्स एक साथ हो जाए, क्योंकि अब कोविड, फॉर्चुनेटली अब अभी हमें लग नहीं रहा है कि उस तरह का पैंडेमिक है। तो फिर बहुत जरूरी है कि आप उस प्रकार के टोस्ट शेड्यूल करें। एक टीम बांग्लादेश जा रही बिल्कुल। है, एक टीम टेस्ट मैच कहीं खेल रही है, एक टीम हमारी न्यूजीलैंड खेल रही है, किस तरह से हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं। और अगर बिल्कुल। पुराने जो कमिटमेंट्स उसको भी पूरा करना है, तो उसको और समय हम ले सकते हैं। आपको याद होगा, ये जो श्रृंखला खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वहां पर जॉस बटलर बटलर ने भी यही बात कही है कि बहुत जरूरी है कि सभी कंट्री बोर्ड एकजुट होकर ये सोचें कि क्यों हो रहा है कि टेस्ट हम्म। मैच एक जगह हम खेल रहे हैं और एक और टीम हमारी एक दिवसीय क्रिकेट खेल रही है, या फिर T20 हम कहीं और खेल रहे हैं। तो जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं इसमें, उनको उनको हम क्या किस तरह से गाइड कर रहे हैं कि आपको कौन सी क्रिकेट खेलनी है, क्या आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, क्या आपको वनडे खेलना है, क्या आपको T20 खेलना है। तो ये जो अटपटा सा शेड्यूल है, इसको आप सुधारने की बहुत जरूरत है। जी राजकुमार सर, आपके व्यूज भी चाहिए इस पे। नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहे हैं ये कि 3-3 टीमें जब खेलेंगी तो
क्लैरिटी नहीं है कि, और इसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए। जो टूर एंड फिक्चर कमेटी होती है, वो इस चीज को देखे कि बहुत ज्यादा क्रिकेट ना हो, एक तो कि प्लेयर्स भी मतलब उन्हें फटीग हो जाए, और मतलब फैंस को भी इतनी ज्यादा क्रिकेट हो जाती है कि कई बार एट टाइम्स वो देखना नहीं चाहते। तो जरूरी है आप एक्सपोजर दीजिए, बहुत जरूरी है। इंडिया ए की टीम जाती थी वो पहले, वो एक राइट वे है कि आप एक फ्रिंज टीम, जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं, और उनमें जो अच्छा करेगा वो प्रॉपर टीम आएगा। लेकिन अब तो इंडिया की दो दो तीन तीन टीमें जाती हैं, तो फिर वो इंडिया कैप बिकम्स वेरी इजी, तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राजू, ये सभा भाई, अब पहले होता था सेलेक्टर्स टीम चूज करते थे, अब तो खिलाड़ी चूज करने लगे कि वो इस टूर पे जाएंगे और इस टूर पे नहीं जाएंगे। ये एक एक नया तरीके का हम एक काम देख रहे हैं इन दोनों इंडियन क्रिकेट में। देखिए, खिलाड़ी तो अभी भी नहीं चूज करते हैं राजीव। वो जो टीम मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो ओवरलैपिंग जो शुरू हो गई है सीरीज में, उसको बंद होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ये श्रृंखला खत्म होगी और फिर हम बांग्लादेश में वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। और आप क्या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई खिलाड़ी वहां खेल रहा है, वापस आकर एक दो दिन के अंदर फिर चला जाएगा बांग्लादेश खेलने के लिए। और इसी वजह से थोड़ा जो 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 क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत डाइल्यूट हो रही है। इंडिया ए का जो शैडो टूर है, इंडिया इंडिया ए के जो टूर्स होते हैं वो काफी अच्छा, वो लाभदायक रहते हैं टीम हम्म। के लिए। वो जरूरी भी है डेवलप करने के लिए, इसी वजह से हमारी क्रिकेट डेवलप कर रही है। पर इस समय आप अगर आप दो दो तीन तीन टीम बना रहे हैं तो फिर प्लेयर्स को पता नहीं उनको कहाँ पे जाना है खेलने के लिए। और ये भी मालूम नहीं चलता है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपको कितनी मेहनत करनी है, किससे आपकी लड़ाई हो रही है टीम में जगह बनाने के जी लिए। ये कई सारी बातें हैं जो सामने आ जाती हैं। बिल्कुल, और कई वैलिड पॉइंट्स उठाए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, जैसे कि जो सीरीज बीच बीच में लैप हो रही है, खिलाड़ी एक सीरीज खेलते हैं अगला नहीं खेलते हैं, तीन तीन टीमें एक साथ खेल रही हैं, और जो एक नीली कैप यानी जो इंडिया कैप के जो अहमियत थी वो शायद थोड़ी कम हो जाती है जब आप इतने ज्यादा बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को खिलाने लगते हैं। इंडिया ए के टूर्स होते थे वो शायद थोड़े कम हुए हैं, वो भी देखना पड़ेगा। बहरहाल, हार के बाद एनालिसिस जरूरी है और एनालिसिस से सीखना भी बहुत जरूरी है। इस हार से हमें सबक ये मिला कि एक्सरसाइज बॉलिंग ऑप्शन हमें खिलाना पड़ेगा। इस पर हम बहुत डिटेल में शाम को बातचीत करेंगे कि हम और खास तौर से कुछ ऐसे खिलाड़ियों को हम जबरदस्ती अब शायद खिला रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, और बहुत ढेर सारे सवाल आए। हालांकि मैंने इस पर्टिकुलर नाम पे कोई सवाल नहीं लिया है। कोशिश करूंगा कि शाम को पूरा एनालिसिस करें कि हम सही कॉम्बिनेशन क्यों नहीं खिला पा रहे, क्या हम नाम के चक्कर में क्यों भाग रहे हैं बार बार, क्यों हम पोटेंशियल बार बार देख रहे हैं, और उस पोटेंशियल पे अगर खिलाड़ी कोई 6-8 या साल भर से खरा नहीं उतर रहा है तो हम बार बार उसको परसिस्ट क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास एक अच्छा पूल है जहां से हम खिलाड़ियों को खिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समा भाई आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑकलैंड के मैदान पर भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला हार गई, और इस पहले मुकाबले को हारने के पीछे की बड़ी वजह, जहां एक तरफ गेंदबाजों का खराब फॉर्म माना जा रहा है, वहीं शिखर धवन जो एक लंबे अरसे के बाद कप्तानी कर रहे थे, उनकी कप्तानी में भी कई तरह के लूप होल्स नजर आए। मसलन किस तरह से गेंदबाजी में चेंजेस करने हैं, कौन से गेंदबाज को किस बैट्समैन के खिलाफ खिलाना, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। और खासतौर से सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जब आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मैदान के डायमेंशन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑकलैंड में जहां पर ये मैच हो रहा था ईडन पार्क में, अगर आप सामने की बाउंड्रीज देखें तो इतनी छोटी है, लगता है कि 38 सर्कल पे आप खड़े हैं। और भारत जितने ज्यादा वहां रन बनाए उससे कहीं ज्यादा रन न्यूजीलैंड ने भी बनाया उस जगह पे। शायद वो डायमेंशन को ज्यादा बेहतर तरीके से फायदा अ, उठाने में कामयाब रहे, और हमारे गेंदबाज उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को गेंदबाजी करने से नहीं रोक पाए। नतीजा ये कि सीरीज में हम 1-0 से आगे हैं, और ऐसा लग रहा है रॉस टेलर ने जो चैलेंज भारतीय टीम को दिया था वो चैलेंज शायद बड़ा दबाव भी बना गया भारतीय टीम पर, क्योंकि भारत के गेंदबाज इनएक्सपीरियंस है, और अगर आप 350 भी बनाते हैं तो 3 ओवर अगर आपके पास बचे हुए हैं और 300 न्यूजीलैंड बना देता है तो भी हारने के आपके चांसेस बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सिक्स बॉलिंग ऑप्शन खिलाएं, और साथ ही उन गेंदबाजों को भी खिलाएं जिनमें मिडिल ओवर्स में विकेट लेने का मादा भी हो। तो चलिए, आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।